हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। अ, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का जो मैटर है, सब्जेक्ट है, वो है लाल किला मुकदमा और शाही नौसेना विद्रोह। तो इन दोनों को हम जानेंगे। तो लाल किला मुकदमा जो है वो आईएनए या आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से जुड़ा हुआ मुकदमा है। तो इसी को हम देखेंगे। और इस पर आने से पहले पीछे के वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसको ब्रीफली एक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो कोई अगर वीडियो पीछे वाला नहीं देखे हों तो उनको चीज़ें समझ में आ सके। तो दोस्तों, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो किस तरीके से नज़रबंदी को तोड़कर 1940 ईस्वी में उनकी नज़रबंदी होती है घर में, वहाँ से वो भाग जाते हैं, काबुल होते हुए रूस पहुँचते हैं, फिर वहाँ से जर्मनी पहुँच जाते हैं। जर्मनी के बाद वो सिंगापुर पहुँचते हैं, और सिंगापुर जब पहुँचते हैं उसके बाद आईएनए का कमान वो अपने हाथों में लेते हैं, या कह लें कि उन्हें सौंपा जाता है, उनकी हाथों में कमान सौंपा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह नाम के एक कैप्टन थे आर्मी के, जो कि ब्रिटिश आर्मी थी उस समय, उसी की ओर से लड़ रहे थे जापानी सेना के विरुद्ध। तो जापान हरा देता है भारतीय सेना को और वो समर्पण कर लेते हैं। तो वैसे ही जो युद्ध बंदी जापान के द्वारा बनाए गए थे, तो उन्हीं के कह लें कि कैप्टन थे, आर्मी में रैंक उनका कैप्टन का था, मोहन सिंह का। तो वो गठित करते हैं आज़ाद हिंद फौज का। और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही लोग कौन थे? तो वो थे भारतीय सेना के जो युद्ध बंदी बनाए गए सैनिक थे, और वो युद्ध बंदी जापानियों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद इस काम में उनका मदद करते हैं जापान के एक मेजर होते हैं जापानी सेना के, जिनका नाम फूजी मोरी होता है। और दूसरे व्यक्ति एक गदर पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, और वो होते हैं प्रीतम सिंह। तो इनके प्रभाव में आकर उन्होंने मोहन सिंह को प्रोत्साहित किया भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। तो इस पर वो आज़ाद हिंद फौज बनाने का निर्णय करते हैं। तो ये मोहन सिंह की भूमिका हुई। उसके बाद रास बिहारी बोस जापान में रह रहे होते हैं, 1915 से ही जापान में रह रहे होते हैं, और जापान में ही वो एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। तो इंडिपेंडेंस लीग का टोक्यो में वो एक सम्मेलन बुलाते हैं, और उस सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं मोहन सिंह को। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। उसके बाद यह निश्चित होता है कि इंडिपेंडेंस लीग एक पूरी राजनीतिक संस्था होगी, जिसके हेड जो होंगे वो रास बिहारी बोस होंगे, और उसका एक मिलिट्री विंग जो होगा वो आईएनए या आज़ाद हिंद फौज होगा। तो सुप्रीम कमांडर अगर कह लें पूरे संगठन का, तो वो थे रास बिहारी बोस। और सर्वोच्च कमांडर या कमांडर कह लें पूरे आर्मी विंग का जो जनरल होते हैं, तो वो जिम्मा दिया गया मोहन सिंह को। उसके बाद फिर क्या होता है, जापानी सेना और मोहन सिंह के बीच में एक विवाद उत्पन्न होता है। विवाद इस बात को लेकर होता है कि जापानी ये चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज जापानी सेना के अंतर्गत काम करे, उसका एक विंग हो, एक प्लाटून कह लें, इस तरीके की चीज हो। जबकि मोहन सिंह चाहते थे कि आईएनए एक स्वतंत्र रूप से काम करे। और भी विवाद के कई कारण थे, जैसे मोहन सिंह चाहते थे कि आईएनए की जो सदस्य संख्या हो, सैनिकों की संख्या हो, वो 2 लाख तक हो, जबकि जापानी या खास करके कह लें कि फूजी मोरी ये चाहते थे कि सेना की संख्या आईएनए की जो हो वो 20,000 से ज़्यादा नहीं हो। तो ये सब विवाद उत्पन्न होता है। फिर अंततः मोहन सिंह को जापानियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी जब उनकी होती है, साथ में और भी लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो रास बिहारी बोस जो है वो किसी तरीके से जीवित रखते हैं।
आईएनए को। उसके बाद ये सारी समस्याएं जब खड़ी होती है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आते हैं। पहले सिंगापुर वो पहुंचते हैं, फिर वो जापानी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और ये सारी समस्याएं जो विवाद का एक विषय चला आ रहा था आईएनए और जापानी सेना को लेकर, तो उस विवाद को सॉर्ट आउट करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और अंततः मोहन सिंह को छुड़वा लेते हैं। या अन्य भी जो भारतीय, जैसे निरंजन सिंह गिल भी एक थे, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था मोहन सिंह के साथ में ही, तो उन्हें भी मुक्त करवाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से। और अब सारे लोग जो हैं सो वो आज़ाद हिंद फौज को एक और बड़ा शक्ल देते हैं, एक बड़ी सेना बन जाती है, और जापानियों के सहयोग से भारतीय मतलब ब्रिटिश भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें उनका साथ जर्मनी का भी मिलता है, जर्मनी का भी साजो सामान, हथियार, ये सारे चीज मिलते हैं, जापानियों के भी मिलने शुरू होते हैं। और एक सिंगापुर में ही एक मीटिंग होती है, उसके बाद सारे फौजियों के साथ, सारे सैनिकों के साथ एक पैरेड होता है, और एक बहुत बड़ी सभा होती है सारी सेनाओं के साथ में। उसी सभा में सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंप दिया जाता है इंडिपेंडेंस लीग का। जो पहले हेड, जो सुप्रीम कमांडर जो थे, वो रास बिहारी बोस थे, और रास बिहारी बोस अब ये जिम्मा सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। तो कह ले तो सुभाष चंद्र बोस अब पूरा हेड हो जाते हैं इस इंडिपेंडेंस लीग का कह ले। और बाद में क्या होता है कि रास बिहारी बोस की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, 1945 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जब पूरी इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए का कमान अपनी हाथों में लेते हैं, तो वो एक अस्थाई सरकार का गठन करते हैं सिंगापुर में ही, और उसका मुख्यालय रखा जाता है रंगून, जो कि बर्मा में पड़ता है, बर्मा की राजधानी होती है। तो उसके बाद आईएनए की गतिविधियों को बढ़ाया जाता है, और ये अपना अभियान शुरू करने से पहले सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थाई सरकार बनाई थी, उसकी एक मिलिट्री इकाई थी आईएनए, आजाद हिंद फौज, वो पहले से ही बनी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस अब कह ले तो एक नए नेता इसके आ गए। तो आईएनए क्या था, तो इसका एक मिलिट्री विंग था, और सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थाई सरकार बनाई थी, उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च कमांडर, वो तीनों पद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पास रखा था। और ये अस्थाई सरकार एक आम सरकार की तरह, जैसे भारत सरकार आज के समय में काम करती है, उसी तरीके से काम कर रही थी ये अस्थाई सरकार। और इसके अलग अलग विभाग भी थे, जैसे वित्त विभाग, उसका जिम्मा देख रहे थे एससी चटर्जी, प्रचार प्रसार का जिम्मा था एसए अय्यर। उसके बाद अलग अलग कमांडर थे, जैसे कि शाहनवाज थे, जो कि आज के हमारे ये हीरो भी हैं। वो कौन कौन से हैं, तो शाहनवाज खान है, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो हैं, प्रेम कुमार सहगल है। तो इन जैसे कई लोग जो थे वो अलग अलग कमांडर थे आईएनए के। अब जब अभियान शुरू होता है कि सिंगापुर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत जोशीला भाषण देते हैं सैनिकों के बीच में, और नारा लगाया जाता है जय हिंद का, दिल्ली चलो का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक खाका प्रस्तुत करते हैं सुभाष चंद्र बोस की किस प्रकार दिल्ली पर कब्जा करना है। तो पहले जो है वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके पे कब्जा करना है, बर्मा से होते हुए नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से होते हुए दिल्ली तक अंततः पहुंचने का उनका लक्ष्य होता है। एक बात और, जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया था, और जीत लेने के बाद फिर क्या होता है कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस अंडमान का नाम करते हैं शहीद द्वीप, और निकोबार का नामकरण करते हैं स्वराज द्वीप। ये चीजें होती है। फिर बाद में क्या होता है कि अगस्त 1945 की बात है, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये जो 2 डेट हैं, इन 2 डेट पे अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम से हमला किया, परमाणु बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी के शहर पे। इसके बाद जापान युद्ध में सरेंडर कर देता है।
15 अगस्त 1945 को जापान द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर देता है। अब जो आज़ाद हिंद फौज की सारी गतिविधियां चल रही थी वो जापान के सहयोग से ही चल रही थी, जर्मनी के सहयोग से चल रही थी। जर्मनी की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इटली ऑलरेडी पहले सरेंडर कर चुका था, तो पूरा माहौल जो है सो वो बदल जाता है। इसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस जब 1945 में जापान पे परमाणु हमला होता है, उस समय सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में होते हैं। सिंगापुर, या पूरा इसका डिटेल तो नहीं पता चल पाया है अभी तक कि वो उस वक्त कहाँ थे, तो हम कह सकते हैं कि सिंगापुर या बैंकॉक या रंगून, इन्हीं क्षेत्रों में कहीं थे सुभाष चंद्र बोस। तो उनकी प्लान, क्योंकि जापान तो अब युद्ध में सरेंडर करने वाला है, 15 अगस्त को वो सरेंडर कर भी देता है पूरी तरीके से। तो सुभाष चंद्र बोस एक योजना बनाने के लिए जापानी सरकार के साथ में मिलना चाहते हैं, और इसके लिए वो टोक्यो की यात्रा करते हैं। टोक्यो की यात्रा करते हैं किस लिए? तो वो जापानी सरकार से ये बातचीत करना चाहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज अब किस तरीके से लड़ाई करेगी, क्योंकि जापान ने तो सरेंडर कर दिया, तो अब आज़ाद हिंद फौज क्या करेगा? ये भी सरेंडर करेगा जापानी सेना के साथ में या जापानी सरकार के साथ में? कहाँ पे सरेंडर करेगा? सिंगापुर में करेगा, नॉर्थ ईस्ट में करेगा, जापान में करेगा, और वो किस प्रकार से सरेंडर किया जाएगा या आगे की रणनीति क्या अपनाई जाए? इन सब चीज़ों के डिस्कशन के लिए सुभाष चंद्र बोस जापान जाना चाहते हैं, और जापान जाने के क्रम में वो अपनी एक हवाई जहाज से वो यात्रा कर रहे होते हैं, और वर्तमान का जो ताइवान देश है उसके ऊपर से जब उड़ रहे होते हैं तो ताइवान की राजधानी ताइपे के नज़दीक उनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसी विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब होती है? 18 अगस्त 1945 को। हालांकि उनकी मृत्यु अभी भी संदिग्ध है। कई सारे भारत सरकार की कमीशन भी बने हैं, 2-3 कमीशन, जैसे कि एक खोसला कमेटी बनाई गई थी, एक मुखर्जी कमीशन भी बनाया गया था। तो सिर्फ कमीशन का आप नाम याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए कौन कौन से कमीशन बनाए गए थे। तो एक खोसला कमीशन और दूसरा जो है वो मुखर्जी कमीशन, तो ये याद रखिए। अब हम आते हैं आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उस पे हम आते हैं, लाल किला मुकदमा। ये क्या था? तो दोस्तों, जब जापान युद्ध में हार जाता है और भारतीय सेना, या कह लें कि आज़ाद हिंद फौज जो है सो वो भी हारने लगती है, इम्फाल और कोहिमा के युद्ध में उनका अभियान सफल नहीं हो पाता है, और अंततः आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उनको भी बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो चुकी है, उनका मनोबल टूट चुका है। तो वो ब्रिटिश सेना के समक्ष आज़ाद हिंद फौज के सैनिक समर्पण कर देते हैं, और उनको जो समर्पण किए हुए सैनिक होते हैं उनको पकड़कर लाया जाता है दिल्ली, और दिल्ली में लाकर उन्हें लाल किले में रखा जाता है, और वहीं पर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। जब ये मुकदमा शुरू होता है उसके बाद लोगों को मालूम चलता है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पहले से लोगों को पता था, तो उनके प्रति एक सिंपैथी तो थी ही, लेकिन इतना बड़ा कारनामा उन्होंने किया है ये चीजें लोगों को मालूम नहीं होती है। अब उनके द्वारा संचालित जो सेना थी आज़ाद हिंद फौज, उसके सैनिकों पर और उसके अफसरों पे जब मुकदमा चलाया जाता है देशद्रोह के आरोप में, तब पूरी जनता आंदोलित हो जाती है, और राष्ट्रीयता का एक ऐसा माहौल बनता है उस समय पूरे देश में। एक आम जनता जो है सो वो सड़कों पर उतर जाती है, और जो मुकदमा चलाया जाता है वो जो उस पर जो है सो इसका असर पड़ता है। ब्रिटिश सरकार भी बहुत चक्के रह जाती है। अब सुभाष चंद्र बोस लोगों के हीरो बन गए थे, और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भी लोगों के हीरो बन गए थे। तो इतनी बड़ी राष्ट्रीयता की एक लहर दौड़ी थी। जितने जो आंदोलन चले थे, भारत छोड़ो आंदोलन या अन्य आंदोलनों को आप ले लें, तो उससे बड़ा एक राष्ट्रीयता का एक लहर उस समय चल पड़ा, और आम लोग ही शामिल हो गए, और इस पूरे लाल किला मुकदमे में के विरोध में
अभियान चलाया जाने लगा और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने की बात की जाने लगी। अब इससे जो यहाँ के राजनीतिक दल थे, सारे राजनीतिक दल, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, वो उस पर भी एक दबाव पड़ता है, मुस्लिम लीग उस पर भी दबाव पड़ता है, अकाली दल, तो इस पर सारे दलों पर एक दबाव पड़ता है और कहले कि उन्हें एक मुद्दा भी मिलता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, पूरी तरीके से दबा दिया था, किसी तरह के कोई आंदोलन अभी नहीं चल रहे थे। तो सारी पार्टियों को एक मौका मिलता है और जन दबाव ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसा करना पड़ता है। अब इसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो इस लाल किले मुकदमे में क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। मुकदमा चलाया जाता है, इसमें जो मुख्य 3 लोग होते हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो अन्य लोग हैं उन्हें भी अलग अलग तरीके की सजा सुनाई जाती है, लेकिन मुख्य जो हैं वो 3 लोग होते हैं। एक है शाहनवाज खान, जो कि मेजर होते हैं सेना में। दूसरे गुरुबख्श सिंह, या इन्हें गुरुदयाल सिंह भी कहा जाता है, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ये भी कर्नल रैंक के होते हैं। और प्रेम कुमार सहगल, ये भी कर्नल रैंक के होते हैं। इन 3 लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जनता और भी ज्यादा आंदोलित हो जाती है। और आप कल्पना कीजिए, ये कुछ उसी तरीके की है जैसा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी और पूरा देश चाहते हुए भी उन्हें नहीं बचा पाया था। तो अब लोग चाहते हैं कि ये इन्हें फांसी ना पड़े, और उसके लिए एक बहुत बड़ा जन दबाव और बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया जाने लगता है। इसके बाद राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, तो इसमें से मुस्लिम लीग का यहाँ पे घिनौना चेहरा आता है। वो कितना नीचे गिर सकती है, इसका उन्होंने एक नमूना यहाँ पे दिखलाया। मुस्लिम लीग ने शाहनवाज खान को बचाने के लिए उन पे सभी तरह के मदद देने का फैसला करती है। मदद मतलब मुकदमा लड़ेगी, वकील देगी, सारे चीज जो है सो उनका मदद करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने सिर्फ शाहनवाज खान को ये ऑफर किया था। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ जो अकाली दल होते हैं, पंजाब से जुड़े होते हैं, वो इसी तरह का ऑफर करते हैं गुरुबख्श सिंह ढिल्लो के लिए कि उन्हें वो वकालत की सहायता देंगे, मुफ्त मुकदमा लड़ा जाएगा, कई वकील खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके की शर्मनाक चीजें यहाँ पर आई। सांप्रदायिकता और जातिवाद का लहर कुछ इस तरीके से उस समय चल पड़ा था। ये तीनों जो हमारे हीरो हैं, वार हीरो जिन्हें कहना चाहिए, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ये जो है सो इनके ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमें बचाने वाला भारत की जनता है, वो बचाएगी, हम किसी सांप्रदायिक आधार पर आपकी मदद नहीं लेंगे। वो मदद लेने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद कांग्रेस क्या करती है, तो कांग्रेस जो है वो एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी का नाम क्या होता है, तो आजाद हिंद फौज बचाओ समिति बनाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात कि जो आंदोलनकारी जो हैं, वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को जो बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में एक नारा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, और वो नारा था, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो ये नारे हर जगह लग रहे थे, देश के हर कोने में लग रहे थे। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था देश का कि आंदोलित नहीं था, चाहे वो उत्तर भारत का क्षेत्र हो, दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, पूरब भारत का क्षेत्र हो, या पश्चिमी भारत का हिस्सा हो। सारे जगह पे ये नारे समान रूप से लग रहे थे। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब, ये सब नारे तो पहले से ही लगते आ रहे थे। तो यहाँ पर एक नया नारा लगता है। अब कांग्रेस क्या करती है, तो वकीलों की एक फौज खड़ी कर देती है। उस समय के सबसे सीनियर वकील थे भूला भाई देसाई। उनकी भूमिका इस मुकदमे में बहुत जबरदस्त भूमिका होती है और वो लीड करते हैं।
अन्य जो वकील होते हैं डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू होते हैं, अरुणा आसफ अली होते हैं, कैलाश नाथ काटजू होते हैं। और जिस समय मुकदमे की शुरुआत होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल के बाद वकील के पोशाक में अदालत में पहुंचते हैं, इन लोगों के साथ में बैठते हैं वकालत करने के लिए। उसके बाद मुकदमा चलता है, यहाँ पे मामला वही आता है, भारतीय वकील बनाम अंग्रेज वकील का एक मामला खड़ा हो जाता है। और भूला भाई देसाई जो है इतना जबरदस्त तरीके से वकालत करते हैं और उनके जो तर्क दिए जाते हैं अखबारों में छपते हैं, हर गली चौराहे नुक्कड़ पे चर्चा का विषय बनता है जो चीजें, तो इससे आंदोलन जो है लोगों के बीच में और ज्यादा तीव्र होता जाता है। खैर अल्टीमेटली क्या होता है, दो तर्क उनके द्वारा दिए गए। पहला तर्क तो क्या दिया गया कि जो समर्पण किया गया था इन सैनिकों के द्वारा, वो लड़ तो रहे थे अंग्रेजों के लिए ही, भारतीय सेना के ये सैनिक थे, तो उनके लेफ्टिनेंट कर्नल थे भारतीय सेना के, कर्नल हंट, इनका नाम आप ख्याल रखिएगा। तो इन्होंने ही समर्पण का आदेश दिया था, इन्हीं के आदेश पे समर्पण किया था। उसके बाद वो सैनिक जापान के युद्ध बंदी बन गए, तो इनका तर्क था कि वो जब जापान के युद्ध बंदी बन गए तो जापानियों के बात को मानना इनकी जिम्मेवारी थी। दूसरा तर्क ये दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ये इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। अंततः क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार कोर्ट में भी एक तरीके से कह ले कि उनका पलड़ा कमजोर हो रहा था, और दूसरी बात जन दबाव इतना ज्यादा था, जन आक्रोश इतना ज्यादा था कि अंततः उस समय के वायसराय लॉर्ड बेबल अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फांसी की सजा को खत्म कर देते हैं। तो ये पूरा मामला था लाल किला मुकदमा का। अब हम जान लेते हैं ये तीन जो वार हीरो हैं उनके बारे में। शाहनवाज खान, ये कौन थे? तो ये थे शाहरुख खान के नाना जी। वही शाहरुख खान, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे के हीरो शाहरुख खान, कुछ कुछ होता है, कई फिल्में उन्होंने दी हैं। तो उन्हीं के नाना जी थे शाहनवाज खान। और इनका जन्म जो है सो रावलपिंडी में होता है 24 जनवरी 1914 को। और शाहरुख खान के नाना ये इस तरीके से थे कि इन्होंने लतीफ फातिमा को गोद लिया था छोटी सी उम्र में। और लतीफ फातिमा कौन है? तो शाहरुख खान की माँ है। तो इस तरीके से शाहरुख खान के ये नाना है। और 1940 में सेना में भर्ती होते हैं और सिंगापुर में इनकी पोस्टिंग होती है। और उसी सिंगापुर अभियान में इनको पकड़ लिया जाता है जिसका जिक्र हम लोगों ने किया हुआ है। जापानियों ने जो सिंगापुर अभियान चलाया था उसमें युद्धबंदी बना लिए जाते हैं। और बाद में फिर वो जब आईएनए की स्थापना होती है तो सुभाष चंद्र बोस इनको छुड़वाते हैं और अपने ब्रिगेड में लेकर इनको अपनी कमान देते हैं, एक कमांडर बना देते हैं। उसके बाद भारत का पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो मेरठ से ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और लगातार 23 साल तक ये चुनाव जीतते हैं, मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र की सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री के पद भी संभालते हैं, जैसे कृषि विभाग का, श्रम विभाग का, तो ये मंत्री होते हैं। उसके बाद एक और इनके साथ है कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले ये पहले व्यक्ति होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि लाल किला पर सबसे पहली बार झंडा किसने फहराया था? तो शाहनवाज खान ने फहराया था। दूसरे व्यक्ति आते हैं गुरुबख्श सिंह। इनके बारे में क्या कहा जाए तो ये भी एक कमांडर थे आईएनए के, और इनको भी पहले जैसा बतलाया अकाली दल का समर्थन प्राप्त था। और आईएनए में इनकी भूमिका थी कि ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बहुत बड़े जानकार थे। तो ये रणनीतियां बनाते थे कि किस तरीके से गुरिल्ला तरीके से लड़ाई लड़नी है, हमला करना है। तीसरे व्यक्ति हैं प्रेम कुमार सहगल। इनके बारे में जान लेते हैं। ये भी एक कमांडर थे, आईएनए के, आजाद हिंद फौज के एक कमांडर थे। और इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी सहगल, जिनका की नाम
आप लोगों ने सुना होगा। तो लक्ष्मी सहगल कौन थी? तो एक तमिल महिला थी और ये एक डॉक्टर थी। उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो सिंगापुर में इन्हें भेजा जाता है सैनिकों की चिकित्सा के लिए, उनकी देखभाल के लिए भेजा जाता है। एक ये कि मिशन के तहत वो सिंगापुर भेजी जाती हैं सैनिकों की देखभाल करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए। इसी क्रम में उनकी मुलाकात होती है प्रेम कुमार सहगल के साथ में और अंततः दोनों के बीच में प्यार प्रेम प्रसंग चलता है और अंततः दोनों शादी कर लेते हैं। और ये लक्ष्मी सहगल बाद के समय में आजाद भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ती हैं। तो ये थे प्रेम कुमार सहगल। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बतलाना भूल गया था कि आईएनए का जो मिलिट्री विंग था, आईएनए जो कि मिलिट्री विंग था, तो इसमें कई ब्रिगेड बनाए गए थे। शुरू में 3 ब्रिगेड बनाए गए थे जिनका नाम है गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड रखा गया था। जब सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल होते हैं, जब इसकी कमान लेते हैं, तो बाद के समय में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी एक सुभाष ब्रिगेड बनाया जाता है और एक और महिलाओं के लिए ब्रिगेड बनाया जाता है जिसका नाम होता है रानी झांसी ब्रिगेड। और इस रानी झांसी ब्रिगेड की कमान होती है लक्ष्मी सहगल के हाथों में। तो लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर होती है, उन्हें कैप्टन का रैंक दिया जाता है आईएनए में। तो ये था पूरा लाल किला से मुकदमा से जुड़ा हुआ सारे फैक्ट और जो तथ्य हैं वो थे। अब हम आते हैं दूसरा जो है विद्रोह हुआ था। अच्छा, ये जो मुकदमा चला था, ये सारी जो घटनाएं हैं, लाल किला मुकदमा, ये नवंबर 1945 की घटना है। ये समय को याद रखिएगा क्योंकि इस टॉपिक को मैं आपने देखा कि पहले के वीडियो में हमने जो है सुभाष चंद्र बोस के पहले वाली जो वीडियो है वो भारत छोड़ो आंदोलन, CR फॉर्मूला, बेवल फॉर्मूला और शिमला सम्मेलन वहां पे खत्म करने के बाद सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक डाला। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि वो सारी चीजें लिंक मैं जोड़ना चाह रहा हूं। आज का ये टॉपिक जब खत्म होगा तो आगे हम जाएंगे संवैधानिक विकास, भारत का किस तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और भारत किस तरीके से आजाद होता है। तो वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चैप्टर आज का डिस्कशन करने के बाद या पीछे वाली वीडियो के बाद भी। तो दूसरा जो विद्रोह है ये फरवरी 1946 में ही है, मात्र 3 महीने के बाद ये विद्रोह हो जाता है, नौसेना विद्रोह। मात्र 1 सप्ताह का यह विद्रोह था और ये इतना बड़ा विद्रोह था कि अंग्रेजी सरकार की खटिया खड़ी कर देता है और यहाँ के बाद से अंग्रेजों को अब लगने लगता है कि भारत छोड़कर जल्दी से जल्दी चल देना चाहिए। 18 से 23 फरवरी तक पूरा विद्रोह चलता है। विद्रोह कहाँ पे किया जाता है? तो बंबई में नौसेना का में विद्रोह है। तो जाहिर सी बात है कोई जहाज होगा तो उस जहाज का नाम महत्वपूर्ण है। बंबई में विद्रोह किया जाता है, HMIS तलवार जहाज का नाम होता है। और ये जो विद्रोह किया जाता है किनके द्वारा? तो नेवी के जो गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक होते हैं उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। विद्रोह के कारण क्या क्या होते हैं? तो कई कारण होते हैं, मुख्य रूप से सैनिक कारण ही होते हैं। अंग्रेज अधिकारियों का रवैया जो है सैनिकों में, हम लोगों ने ऑलरेडी जैसे 1857 की क्रांति में देखा हुआ है कि सैनिक कारण क्या क्या थे। तो अंग्रेज अधिकारी जो है वो भारतीय सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि गाली गलौज करना, उनको अपशब्द बोलना, नस्लीय भेदभाव करना। तो इस तरीके की चीजें होती थी। खराब खाना और काम की अमानवीय दशा। तो अमानवीय दशा जो काम की है ये किन के लिए है? तो भारतीय सैनिकों के लिए है। वहां पे भेदभाव किया जा रहा है, खराब खाना, उसके बाद अफसरों द्वारा दुर्व्यवहार, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय टिप्पणी जैसे गाली गलौज करना या इस तरीके की जो चीजें होती है। बहुत से लोगों को पता होगा जो ऑफिस में काम करते हैं या नौकरी करते हैं
तो उनके बॉस के द्वारा कई बार दुर्व्यवहार किया जाता है, या मालिक के साथ नौकर का जो व्यवहार होता है कई मालिकों के द्वारा किया जाता है, तो वही उसी को दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखते हैं। तो इसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसी बात का विरोध होता है। और एक जो बहुत बड़ा कारण होता है वो लाल किला मुकदमा भी होता है, और इसमें भारतीयों को एक जीत मिली थी। तो इससे वहाँ के जो नौसैनिक होते हैं उनको एक क्या कहें कि उसको प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी अब विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं कि अब हम कितने दिनों तक ये दुर्व्यवहार सहेंगे, तो वो विद्रोह कर देते हैं। तो ये बात होती है। शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले जो जहाज के जो दीवार होते हैं उन पे लिख दिया जाता है अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसकी प्रतिक्रिया होती है अंग्रेजों के द्वारा। 18 फरवरी को इस पर जांच पड़ताल की जाती है और एक रेडियो ऑपरेटर बीसी दत्त होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 19 फरवरी को सारे सैनिक जो है वो हड़ताल पर चले जाते हैं। करीब 20,000 सैनिक जो है वो हड़ताल पे चले जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जब यहाँ पे बंबई में जब विद्रोह कर दिया जाता है तो इसकी सूचना अन्य नेवल बेस पे भी पहुंचती है, अन्य जहाजों पे भी पहुंचती है। वहां के नौसैनिक भी हड़ताल में इनके समर्थन में शामिल हो जाते हैं, जैसे कराची में, मद्रास में, इन जगहों पर भी वहां के नौसैनिक हड़ताल कर देते हैं और विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। यही नहीं, जो थल सेना होती है और उनका एक बेस होता है अंबाला में और जबलपुर में, वहां की थल सैनिक भी जो हैं वो भी विद्रोह में इनका साथ दे देते हैं, शामिल हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे करके एक राष्ट्रीय रूप ले लेता है। इतना बड़ा रूप ले लेता है कि अंग्रेजी सरकार हिल जाती है। 21 फरवरी को क्या होता है, कैसल के बैरक में अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है। उसके बाद सैनिक लोग और भी क्या करते हैं, तो झंडा फहराने लगते हैं। झंडा किस चीज का, तो तिरंगा झंडा फहराते हैं, कांग्रेस का झंडा फहरा देते हैं, कोई कहीं मुस्लिम लीग का झंडा फहराया जाता है। तो सामूहिक रूप से मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भारत का तिरंगा, ये सब झंडे फहराए जाने लगते हैं। अंततः बहुत ज्यादा जब विद्रोह उग्र रूप लेने लगता है तो अंग्रेजी सरकार जो है कांग्रेस से अनुरोध करती है, मुस्लिम लीग को भी अनुरोध करती है कि वो इस विद्रोह को शांत करवाए। अब इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना को भी भेजा जाता है मुस्लिम लीग की तरफ से। वो जाते हैं और नौसैनिकों को समझाते हैं। समझाने के बाद सबसे पहले पटेल मनाते हैं सैनिकों को कि वो आत्मसमर्पण कर दें। शुरू में तो सैनिक ऐसा नहीं चाहते कि वो आत्मसमर्पण करें, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पे वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और बाद में जो उन पे मुकदमा या जो कार्रवाई होनी होती है वो सारी चीजें खत्म कर दी जाती है। इस तरीके से नौसैनिक विद्रोह भी जो है वो सफल होता है। इस विद्रोह के बारे में गांधी जी ने कहा कि शाही नौसेना विद्रोह एक अशोभनीय घटना है, अशोभनीय घटना करार दिया। और एक बात और याद रखिएगा कि ये भारत का अंतिम विद्रोह है। जैसे 1857 की क्रांति को कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये अंतिम विद्रोह था। किसी भी रूप में ये नौसैनिक विद्रोह अंतिम विद्रोह था। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए कुछ चीजें थी, कुछ घटनाएं थी, उनको हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन करने का जो बात है कि आगे जो भारत का संवैधानिक विकास किया जा रहा है, 46 की ये घटना है, 45 लास्ट और 46 की ये दो घटनाएं हैं। तो यहाँ के बाद आप देखेंगे तो 1.5-2 साल के बाद ही भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। इतनी जल्दी अंग्रेज भारत को कैसे छोड़ देते हैं, क्यों आज़ाद कर देते हैं? जबकि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस पे उन्होंने पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उस आंदोलन को दबा दिया था, दमन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी अंग्रेज इतनी जल्दी भारत को छोड़ने पर विवश क्यों होते हैं? तो इसका कारण जो है इन दोनों मुकदमों में छुपा हुआ है, लाल किला मुकदमा और नौसेना विद्रोह में।
दोस्तों ऐसा है कि दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो क्या है कि अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे, उनके तीन पिलर होते हैं। एक पिलर था सैनिक, सेना के माध्यम से वो भारतीयों पे शासन कर रहे थे। तो इन दो घटनाओं के बाद ऐसा अंग्रेजों को लग गया कि अब सेना जो है उनके नियंत्रण में नहीं है, सेना अब विद्रोह पे उतारू हो गई है, अब सेना विद्रोह कर सकता है। तो एक पिलर ये कमजोर हुआ। दूसरा पिलर उनका कौन सा था? तो वो था सिविल सेवा, सिविल सर्वेंट, आईसीएस अधिकारी। अब आईसीएस अधिकारियों में क्या बात थी कि पहले की तरह यूरोपियन लोगों का वर्चस्व अब आईसीएस में नहीं था। अब बहुत सारे भारतीय लोग आईसीएस में आ चुके थे और उनका भारतीयों के प्रति एक प्रेम था। जाहिर सी बात है, यूरोपियन अधिकारी मिल नहीं रहे थे। भारत में इतनी ज्यादा कह लें कि एक आंदोलन का दौर चल रहा था, तो अब यूरोपीय लोग भी भारत में आना नहीं चाहते हैं। उनके लिए अब ये चार्म का विषय नहीं था। पहले जिस तरीके से चार्मिंग नौकरी थी आईसीएस की यूरोपियनों के लिए, अब वो चार्म उन्हें नहीं दिखता इस नौकरी में। तो यूरोपियन आ नहीं रहे थे। तो इस तरीके से जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वो भी जो है उस पर भी अंग्रेजों का अब नियंत्रण नहीं था, क्योंकि वो जो आईसीएस या पूरे सेना कह लें, पुलिस कह लें, सरकारी नौकर कह लें, वो अपने सीनियर जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके आदेशों की भी अब वो अवहेलना करते हैं। पहले की तरह नहीं कि जालियांवाला बाग में जब डायर ने आदेश किया कि गोली चलाओ, तो भारतीय सिपाहियों ने ही गोली चलाई जालियांवाले बाग में। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं थी। कहीं लाठी चार्ज करने को कहा जा रहा है तो वो लाठी चलाने से मना कर देते थे पुलिस, सेना भी उसी तरीके से मना कर रही थी। तो अंग्रेजों को अब ये लग गया कि अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर हम और ज्यादा यहाँ पे दिन तक रहेंगे तो हमें तो भगाया ही जाएगा और बेइज्जत करके भगाया जाएगा। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है अहिंसात्मक। अच्छा, इसके पीछे में सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े उस समय हीरो बन गए थे भारत में, और उनकी वजह से और आईएनए की वजह से सेना जो है उसके प्रति लोगों में एक अजीब सा भाव आ गया था, अजीब सा प्रेम उमड़ा था सेना के प्रति। और इसी तरीके से सेना भी जो है आईएनए की वजह से अब सिर्फ भारतीयों के लिए लड़ना चाहती है, न कि अंग्रेजों के लिए। तो एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि हम कांग्रेस ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने जो रास्ता अख्तियार किया था अहिंसा का, उसमें क्या था कि अहिंसात्मक आंदोलन जब चलाए जा रहे थे तो अंग्रेजी सरकार अगर आदेश करती, उसको कुचलने का प्रयास करती, तो उसका जो मानवीय चेहरा था अंग्रेजी सरकार का, वो पूरे विश्व परिदृश्य में खराब हो रहा था। तो अगर वो कार्रवाई ना करे तो वैसी स्थिति में भी भारतीयों का मनोबल बढ़ रहा है, और अगर कार्रवाई करना चाहे तो भारतीय जो उसके सेना, पुलिस और अधिकारी लोग हैं वो उसको साथ देने को तैयार नहीं है। तो दोनों ही स्थितियों में सरकार की स्थिति खराब हो गई थी। तो दोस्तों, मैंने जो इतना मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ वो डिटेल में दे रहा हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि आपको मेंस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आलोचना से जुड़े हुए काफी चीजें पूछी जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी का बारे में, उनके आंदोलनों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण महात्मा गांधी की आलोचना करना काफी कठिन है। तो आपको पॉइंट जो है सो ढूंढना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि उसका सकारात्मक पक्ष क्या था महात्मा गांधी के सिद्धांत का, उसका नकारात्मक असर क्या हुआ, कि क्या प्रभाव पड़ा। दोनों चीजों को आप जब लिखेंगे संतुलित रूप से, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत की का संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और भारत आजाद कैसे होता है।
तो फिर से मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।